मैं हूं उद्दीन इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्तियां ऑनलाइन। आज से 27 साल पहले हमने स्पेस में हबल टेलीस्कोप को भेजा, जो हमारी ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाते हुए हमें कायनात की बहुत खूबसूरत हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें भेजती थी। इन तस्वीरों से हमें कायनात के बारे में बहुत सारी चीज़ों का इल्म हुआ। मसलन हमें यह पता चला कि गैलेक्सीज कैसे बनती हैं, हमें यह पता चला कि स्टार्स कैसे बनते हैं। हमने कायनात की तारीख को भी देखना शुरू किया, क्योंकि जैसे जैसे हम कायनात में दूर की चीज़ों को देखते हैं हम टाइम में पीछे चले जाते हैं। इसलिए हमें यह भी पता चला, हमने कुछ थ्योरीज बनाई कि कायनात कैसे मार्ज़े वजूद में आई। साइंसदानों ने आसमान का एक छोटा सा हिस्सा लिया और इस हिस्से को 11 दिनों के लिए हबल टेलीस्कोप से एनालाइज किया गया। इस हिस्से में हमें बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज नजर आईं। इसे हम हबल टेलीस्कोप की अल्ट्रा डीप फील्ड भी कहते हैं। इतने छोटे से हिस्से में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज का नज़र आने का मतलब यह है कि हमारी कायनात बहुत बड़ी है, लेकिन हबल टेलीस्कोप की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। एक बैरियर से आगे हबल टेलीस्कोप नहीं देख सकती, इसलिए हमें हबल टेलीस्कोप को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और अब हम ला रहे हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये ऐसी स्पेस टेलीस्कोप है जो हबल टेलीस्कोप से बहुत ज़्यादा एडवांस है। अगर आप इसका प्राइमरी मिरर, आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर का प्राइमरी मिरर नज़र आ रहा है, तो ये 6.5 मीटर का है। इसका मतलब यह है कि इस पर ज़्यादा रोशनी की किरणें आके रिफ्लेक्ट होंगी और हमें ज़्यादा दूर तक नज़र आएगा। हबल टेलीस्कोप का प्राइमरी मिरर 2.4 मीटर का था। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि इन दोनों का साइज़ इंसान के मुकाबले में कितना ज़्यादा है, कितनी बड़ी टेलीस्कोप हैं। एक और टेक्नोलॉजी जो हम इसमें इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इसके तमाम मिरर के छोटे छोटे जो सेल्स हैं वो हेक्सागोनल शेप में हैं, जिस तरह शहद की मक्खियों का छत्ता होता है। जबकि हेक्सागोनल मिरर्स हबल टेलीस्कोप में इस्तेमाल नहीं हुए थे, बल्कि यहाँ पर एक सर्कुलर मिरर इस्तेमाल हुआ था। मैं आपको यह भी बताता चाहूँ कि हमारी स्पेस में कुछ कार पार्किंग्स हैं, जहाँ पर आप कार को पार्क कर सकते हैं, आप टेलीस्कोप को पार्क कर सकते हैं। आप हैरान होंगे कि ये कैसी बात हो रही है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसे हम लैग्रांजियन पॉइंट्स कहते हैं, जहां पर चांद और ज़मीन की कशिश बैलेंस होती है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिस तरह L1, L2, L5, L4, L3। अगर यहाँ पर मैं टेलीस्कोप को पार्क कर दूँ तो टेलीस्कोप यहाँ पर ही पार्क रहेगी, वो यहाँ पर एक स्टेबल कंडीशन में रहेगी, ना चांद के गिर्द घूमेगी ना ही ज़मीन के गिर्द घूमेगी। ऐसी ही एक जगह पर हमने, ऐसे ही एक लैग्रांजियन पॉइंट पर हम जेम्स वेब टेलीस्कोप को पार्क करने जा रहे हैं, जिसे L2 कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि ये वो सैटेलाइट होगी जो ज़मीन के गिर्द चक्कर नहीं लगाएगी, क्योंकि ये ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर है, बल्कि जेम्स वेब टेलीस्कोप सूरज के गिर्द चक्कर लगाएगी और इसका डिस्टेंस हमेशा ज़मीन से बराबर रहेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर ये यहाँ पर होगी और ज़मीन यहाँ पे, तो जब ज़मीन यहाँ पर मूव करेगी, इस जगह पर आएगी, तो तब भी टेलीस्कोप यहाँ पर होगी। और एक और डिसएडवांटेज भी, और वो डिसएडवांटेज ये है कि हमसे बहुत दूर है, तो हम जाकर इसको फ़ौरन मेंटेनेंस नहीं कर सकते। अगर ये ख़राब होगी तो हम बार बार जा नहीं सकते। और तीसरी चीज़ ये कि ये बहुत ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर पर होगी। जेम्स वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में देखेगी, जबकि हबल टेलीस्कोप विजिबल लाइट को देखती थी और अल्ट्रावायलेट को देखती थी। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक नई डायमेंशंस आने वाली हैं, हमें दूर की चीज़ों के बारे में एक नया जाविया मिलने वाला है। और इसका फ़ायदा क्या होगा? मसलन मैं आपको यहाँ पर डस्ट क्लाउड्स दिखाता हूँ। अगर आप हबल टेलीस्कोप से इनको देख रहे हैं तो वो आपको ऐसी नज़र आएगी, लेकिन आप ये देखना चाहते हैं कि इसके पीछे क्या है, तो फिर आपको इंफ्रारेड में आना पड़ेगा। और जैसे ही आप इंफ्रारेड में इस इमेज को लेके आएंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसके पीछे और इसके अंदर बहुत से सितारे हैं, बहुत बड़े सितारे भी हैं और बहुत छोटे सितारे भी हैं। इससे हमें यह अंदाज़ा होगा कि गैलेक्सीज कैसे बनती थी और उसके बारे में मज़ीद पता चलेगा। मसलन मैं आपको एक और नेबुला दिखाता हूँ, जिसे हम, इस नेबुला में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी डस्ट क्लाउड्स हैं, और मैं इसी इमेज को जो विजिबल लाइट में, इसको इंफ्रारेड में जब देखूंगा तो मुझे ऐसा इमेज नजर आएगा। अब आप देखिए यहाँ पर आपको स्टार फॉर्मेशन नजर आ रही है, यहाँ पर छोटे छोटे स्टार बनते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो हमें प्लैनेट्स और स्टार्स के बारे में भी पता चलेगा। प्लैनेट्स का पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारी फ्यूचर की रिहाइश, हमारे फ्यूचर के हैबिटेट्स यही प्लैनेट्स हैं। और अगर आप केपलर ऑररी जो एक और टेलीस्कोप है जो कि प्लैनेट्स को देखती है, उसकी एक सिमुलेशन को देखें तो आपको नज़र आएगा कि जितनी भी कंस्टलेशन मुख्तलिफ किस्म की हैं, जहाँ पर सूरज छोटा है
और प्लैनेट्स बड़े हैं, या सूरज बहुत बड़ा है और प्लैनेट्स छोटे हैं, कई प्लैनेट्स हैं, एक प्लैनेट है, ये जितनी भी मुख्तलिफ किस्म की सोलर सिस्टम की कंस्टलेशन है वो इस सिमुलेशन में दिखाई गई हैं। और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम प्लैनेट्स को ढूंढें, लेकिन प्लैनेट्स को ढूंढने में एक बहुत बड़ी मुश्किल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक प्लैनेट है और ये सूरज है। प्लैनेट जब सूरज के बिल्कुल पास है तो हमें नज़र आ रहा है क्योंकि उस पर सूरज की रोशनी पड़ रही है, लेकिन जैसे ही ये सूरज के सामने जाएगा तो ये प्लैनेट बिल्कुल काले रंग का हो जाएगा और इस वजह से हमें ये प्लैनेट नज़र नहीं आएगा, हमारी टेलीस्कोप्स को ये प्लैनेट नज़र नहीं आते। और जैसे ही ये दोबारा सूरज से दूर जाएगा तो हमें नज़र आएगा, लेकिन क्योंकि हम सूरज की तरफ देख रहे होते हैं हमें प्लैनेट्स को डिटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। ये प्लैनेट्स सूरज से मिलियन टाइम्स छोटे होते हैं, तो इनको कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है? क्योंकि अगर हम इनको डिटेक्ट कर सकते हैं, हम इनको देख सकते हैं, तभी हमारे स्पेक्ट्रोमीटर्स ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनमें पानी कितना मौजूद है, इनमें कौन कौन सी गैसेस मौजूद है, तो हमें इनके बारे में डिटेल्ड पता चल सकता है। रिसेंटली हमने एक सोलर सिस्टम देखा है जिसे ट्रैपिस्ट कहते हैं और ये सोलर सिस्टम हमारे बहुत करीब है, तकरीबन 40 लाइट ईयर्स दूर है और इसकी कंसलेशन काफ़ी मिलती जुलती है हमारे सोलर सिस्टम से। मैंने आपको यहाँ पर ये सोलर सिस्टम दिखाया है और ये भी देखते रहे कि जहाँ पर हैबिटेट जोन है, जिसे हम ऐसी जोन कहते हैं जहाँ पर पानी लिक्विड फॉर्म में रह सकता है, यहाँ पर आपको नजर आएगा कि ट्रैपिस्ट में भी 2-3 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कि इस ग्रीन जोन में हैं जहाँ पर पानी लिक्विड फॉर्म में रह सकता है। और ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है स्पेक्ट्रोस्कोपी से। जब हम प्लैनेट्स की स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं तो हमें उससे पता चलता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप को बनाने के लिए इन चीज़ों का ख्याल रखा गया। यहाँ पर आप इसके मुख्तलिफ किस्म के मिरर्स देख सकते हैं। प्राइमरी मिरर जो मैंने आपको दिखाया, फिर सेकेंडरी मिरर है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये सेकेंडरी मिरर है, ये सारे प्राइमरी मिरर्स हैं। उसके बाद आपके पास टर्शरी मिरर्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के मिरर्स जो हैं वो इसमें इस्तेमाल होते हैं। जो प्राइमरी मिरर है वो हेक्सागोनल शक्ल का होता है, उसको बेरिलियम और गोल्ड से कोटिंग की जाती है। उसके नीचे जो मैश होती है वो बेरिलियम की बनी होती है। ये देखें, ये बेरिलियम हमारे पास एक एलिमेंट है और इसको क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये लाइट वेट होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसने बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पर जाना है स्पेस में, इसकी शक्ल में कोई डिफॉर्मेशन ना हो। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देख के हमने बेरिलियम को लिया और इसके ऊपर हमने गोल्ड को कोट किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनको कवर किया गया है, हम इनको इंस्टॉल कर रहे हैं तमाम छोटे छोटे सेल्स को, लेकिन इनके ऊपर कवर लगाए गए हैं ताकि किसी किस्म की डैमेज ना हो सके। इनमें मुख्तलिफ किस्म के सेंसर्स होते हैं, मेनली स्पेक्ट्रोमीटर्स होते हैं और कैमराज होते हैं। कैमरा में भी इंफ्रारेड कैमरा होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन और उसके साथ साथ हमने मुख्तलिफ किस्म के कैमरा लगाए हुए हैं, हमने स्पेक्ट्रोमीटर्स लगाई हैं, गायरोस्कोप्स लगाई हैं और वो तमाम इंस्ट्रूमेंट जो स्पेस में यूज़ होते हैं। इनकी टेस्टिंग 3-4 मरहलों में होती है। इस स्पेस टेलीस्कोप की सबसे पहले एकॉस्टिक टेस्टिंग होती है। इसका मतलब यह है कि हम एक कमरे में रखकर इसको हाई साउंड, हाई इंटेंसिटी, क्वालिटी, फ्रीक्वेंसी साउंड के आगे रखते हैं, क्योंकि जब इसने ट्रेवल करना है रॉकेट के जरिए तो उस रॉकेट की परवाज के दौरान हाई पिच साउंड आपको मिल सकता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारी टेलीस्कोप मेल फंक्शन कर जाए। उसके बाद हम दूसरा जो टेस्ट करते हैं वो वैक्यूम टेस्ट करते हैं, एक चैम्बर में लाकर और वैक्यूम में इसको देखते हैं कि इसका कोई इंस्ट्रूमेंट मेल फंक्शन तो नहीं कर रहा, क्या ये वैक्यूम में सरवाइव कर सकेगी। तीसरी किस्म की हमारी टेस्टिंग वाइब्रेशन टेस्टिंग होती है। यहाँ पर एक वाइब्रेशन टेबल मैंने आपको दिखाया, इसके ऊपर सैटेलाइट को रख दिया जाएगा और फिर ये जोर जोर से घूमेगा। जिस तरह आपको ये अंकल नजर आ रहे हैं, तो ये जोर जोर से जैसे हिलेगा ताकि जब रॉकेट परवाज करता है, जब वो टेक ऑफ करता है तो वहां पर हाई वाइब्रेशंस होती हैं। तो क्या हमारी टेलीस्कोप इसको बेयर कर सकती है, बर्दाश्त कर सकती है। और आखिरी टेस्टिंग क्रायोजेनिक टेस्टिंग होती है, जिसमें स्पेस सिमुलेटर बनाया होता है, जिसमें हम लो टेम्परेचर पर हम इसको चेक करते हैं कि क्या बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पर ये टेलीस्कोप काम कर सकेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको मुख्तलिफ इसके पार्ट्स दिखाए, लेकिन सबसे अहम पार्ट नीचे सनशील्ड है। तो ये सनशील्ड खुल जाती है और ये सन की तरफ होगी। जब ये सन की तरफ होगी तो ये प्लैनेट्स को डिस्कवर कर सकेगी, क्योंकि सन के सामने हम एक शील्ड रख देंगे और फिर हम प्लैनेट्स को देखने की कोशिश करते हैं। ये सन शील्ड कैप्टॉन एलिमेंट से बनी होती है, जो कि एक बहुत अहम इंसुलेटर है, जो सैटेलाइट्स में भी यूज होता है और इन टेलीस्कोप में, स्पेस में जितनी भी चीजें हैं उसमें कैप्टॉन एज ए इंसुलेटर जरूर इस्तेमाल होता है। 6 लेयर्स इस सन शील्ड की होती हैं और फिर हम इस सन शील्ड को रॉकेट में रखकर स्पेस में ले जाते हैं और वहां पर इसको असेंबल करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर मैंने आपको कुछ एनिमेशंस दिखाई हैं जिससे आपको अंदाजा होगा कि जब ये रॉकेट के जरिए जाएगी, क्योंकि हमने इसको फोल्ड किया होता है रॉकेट में, तो फिर इसने खुलना है और फिर इसने खुलकर आहिस्ता आहिस्ता
मुख्तलिफ प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम को डिटेक्ट करना शुरू करना है। तो यहाँ पर आपको इसकी सनशील्ड नज़र आ रही है। जेम्स वेब टेलीस्कोप को 2021 में छोड़ना था, हमने लॉन्च करना था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि शायद ये 2019 में ही लॉन्च हो जाएगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुंचाइए।